वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। कैप्टन हरिनाथ की बीवी का मेरी तरफ देखकर ये कहना कि ये तो मेरा खामद नहीं है, ऐसे ही था जैसे किसी ने वहां दस्ती बम फेंक दिया हो। एक खामोश धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज नहीं थी, मगर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे सर के ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी, उसकी रस्सी टूट गई। अब तलवार की नोक सीधी मेरे सर में घुसने वाली थी। मेरे पास एक सेकंड का भी वक्त नहीं था। एक सेकंड के अंदर अंदर मुझे उन दोनों को ठिकाने लगाना था। दूसरी सूरत में मेरी मौत और मेरे कमांडो मिशन की मौत यकीनी थी। कैप्टन प्रसाद जो उस औरत के साथ आया था, उसने जब सुना कि मैं उस औरत का खामद यानी असली कैप्टन हरिनाथ नहीं हूँ, तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसके बाद मैंने उसे मजीद हैरान होने का मौका न दिया। मैं इस पोजीशन में ही नहीं था कि उसे जिंदा हालत में वहां से बाहर जाने देता। मेरी सारी की सारी कमांडो ट्रेनिंग 1000 वोल्ट की बरकी तवानाई बनकर मेरे बाजुओं के पट्टों में सिमट आई। कैप्टन प्रसाद मेरी बाएं जानिब कोई 3 कदमों के फासले पर खड़ा था। उस औरत के मुंह से ये जुमला निकले 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ होगा कि मैंने छलांग लगाकर कैप्टन प्रसाद की ठोड़ी के नीचे फ्लाइंग किक इतनी जोर से लगाई कि वो धड़ाम से मेरे पीछे जा गिरा। हिंदू औरत दहशतज़दा होकर बाहर को भागी। मैंने उछलकर उसे भी दबोच लिया और वहीं गिरा दिया। उस औरत को मैं हलाक नहीं करना चाहता था। कैप्टन प्रसाद का जबड़ा टूट चुका था। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर जबरदस्त झटका दिया। कड़क की आवाज आई और उसकी गर्दन की हड्डी 2 टुकड़े हो गई। हिंदू औरत की गिग्गी बंद गई थी। वो रो रही थी। मैं उसे खींच कर गुस्ल खाने में ले गया। उसकी साड़ी फाड़ कर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा। उसके हाथ पीछे बांधे और गुस्ल खाने के टब में धक्का देकर जल्दी से बाहर आया। कैप्टन प्रसाद की लाश पहलू के बल पड़ी थी। मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली। असलहे के गोदाम की दोनों चाबियां निकाल ली। एक चाबी जो डुप्लीकेट थी वहीं रहने दी, दूसरी चाबी अपनी जेब में रखी। उसकी लाश को भी घसीट कर गुस्ल खाने में ले जाकर डाल दिया और गुस्ल खाने का दरवाजा बंद करके बाहर से चटखनी लगा दी और टेलीफोन का डायल घुमाकर मेजर पटेल को फोन किया। दूसरी तरफ से मेजर पटेल ने हेलो कहा तो मैंने कहा, मेजर मैं कैप्टन हरिनाथ बोल रहा हूँ, तुम्हारी भाभी पहुंच गई है, शुक्रिया। मैं और कैप्टन प्रसाद और तुम्हारी भाभी इस वक्त कॉफी पी रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। फिर इकट्ठे असलहा डिपो और दूसरे गोदामों की चेकिंग करने चलेंगे। मेजर पटेल ने हंसकर कहा, सर इस वक्त मैं भी आपके पास आकर भाभी के हाथ की बनाई हुई कॉफी पीता, मगर मैं सख्त काम में मसरूफ हूँ। मैंने भी हंसकर कहा, नो प्रॉब्लम मेजर, थोड़ी देर बाद हम खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर इकट्ठे खाना खाने बाहर चलेंगे। थैंक यू सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जरा कैप्टन प्रसाद से मेरी बात करा दें। मैंने कहा, इस वक्त वो बाथरूम में चला गया है, बाहर निकलता है तो मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं। साथ ही मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। आखिरी बार गुस्ल खाने का दरवाजा खोलकर मैंने अंदर देखा। टब में पड़ी हुई असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी, जिसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और हाथ पीछे बंधे हुए थे, कराह रही थी। मुझे ख्याल आया कि ये उठकर गुस्ल खाने के दरवाजे तक आकर लाते मार कर दरवाजे को तोड़ नहीं सकती तो कम से कम शोर जरूर मचा सकती है। मैंने अंदर जाकर उसकी साड़ी का एक और टुकड़ा फाड़ा और उसके दोनों पांव भी बांध दिए। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी और उसके हल्क से गर की आवाजें निकल रही थी। मैंने गुस्ल खाने को बंद करके चटखनी लगाई। ड्राइंग रूम की दीवार में लगे हुए कद आदम शीशे में अपनी वर्दी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और तेज तेज कदमों से ड्राइंग रूम से निकल गया। अब मुझे द्वारका फोर्ट के सबसे बड़े गोला बारूद के जखीरे यानी आर्सेनल और एम्यूनिशन डंप में पहुंचकर वहां बम लगाने थे, जो च्युइंगम की 15 टिक्कियों की शक्ल में मेरी जेब में महफूज पड़े थे। बाहर बूंदाबांदी रुक गई थी। आसमान पर गहरे बादल इसी तरह छाए हुए थे। मैं ऑफिसर्स मेस की दूसरी तरफ से होता हुआ असलहे के गोदाम की तरफ गया। सामने की तरफ जाने से मेजर पटेल की नजर अपने दफ्तर की खिड़की से मुझ पर पड़ सकती थी। एमुनिशन, कोबरा हेलीकॉप्टर और मीडियम और हैवी गन्स के गोला बारूद के जखीरे वाले गोदाम के दरवाजे पर गार्ड पहरे पर मौजूद था। मैं कैप्टन हरिनाथ की फुल वर्दी में था और गार्ड इससे पहले मुझे मेजर पटेल के साथ वहां आकर असलहे की चेकिंग करते देख चुका था। उसे मालूम था कि मैं अहमदाबाद से द्वारका फोर्ट की चेकिंग के लिए आया हूँ। उसने मुझे देखकर अटेंशन होकर सैल्यूट किया। दरवाजा खोलो जवान, जरूरी चेकिंग करनी है। गार्ड संतरी ने मुझसे चाबी ली। डबल मार्च करता दरवाजे तक गया और उसका ताला खोलकर पीछे हटकर अटेंशन खड़ा हो गया। मैंने उसे चाबी लेकर कहा, देखो जवान, मैं सीक्रेट चेकिंग की ड्यूटी पर हूँ, किसी को अंदर आने मत देना। ओके सर। गार्ड ने सैल्यूट मारकर कहा। गोदाम में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट थे। इस दौरान मुझे वो सब कुछ कर डालना था जिसके लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई हुई थी और जो मेरा कमांडो मिशन था। गोदाम एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था जिसके 6-7 सेक्शन बने हुए थे। सबसे पहले मैं उस सेक्शन में गया जहाँ इसराइली हुकूमत की मदद से इंडिया की हुकूमत ने कश्मीरी मुजाहिदीन के ठिकानों और उनके घरों पर बमबारी करने और रॉकेट बरसाने के लिए कोबरा हेलीकॉप्टर मंगवा कर बड़े बड़े क्रेटों में रखे हुए थे। इन क्रेटों में
हेलीकॉप्टरों के सारे पार्ट्स थे। मैंने जेब से प्लास्टिक का वो लिफाफा निकाला जिसमें कयामत खेज धमाके से फटने वाले इंतहाई ताकतवर च्युइंगम बम थे। बम मैंने मास्टर स्पाई और हाई एक्सप्लोसिव्स के माहिर करीम भाई के साथ मिलकर खुद बनाए थे। मैंने एक क्रेट छोड़कर 5 क्रेटों के साथ च्युइंगम बम चिपकाए और उनके ऊपर जो छोटा सा बटन लगा था उसे दबा दिया। अब इन बमों को 1 घंटे के बाद धमाकों से फटना था। उसके बाद मैं तेज तेज चलता हुआ दूसरे सेक्शन में आ गया जहां हैवी और मीडियम तोपों के डीअसेंबल्ड पार्ट्स पड़े थे। मैंने जहां भी 3 बम चिपका कर उनके बटन जो टाइम डिवाइस थे दबा दिए। आखिर में मैं उस सेक्शन में आ गया जहां गोला बारूद का भारी जखीरा मौजूद था, जहां मैंने टारगेट पहले से चुन रखे थे। मेरे पास सिर्फ 7 बम रह गए थे, जहां ज्यादा बम लगाने की जरूरत नहीं थी। ये सेक्शन खुद एक बहुत बड़ा बम था, इसे सिर्फ आग लगाने की ही जरूरत थी। फिर भी मैंने वहां एक बम लगा दिया जहां लंबी मेज पर हैंड ग्रेनेड बमों और हैवी आर्टिलरी के गोलों का बहुत बड़ा जखीरा ढेरों और 10-12 कतारों की शक्ल में रखा हुआ था। मैंने महसूस किया कि इससे ज्यादा वहां बम लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं वहां से निकल जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजे की कुंडी खोल ली और बाहर निकल आया। ड्यूटी पर खड़े संतरी ने एड़ियां बजाकर मेरी ताजीम की। मैंने हाथ के इशारे से कहा, ओके जवान, सब चेकिंग हो गई। अब मैं मेजर पटेल के ऑफिस में जा रहा हूँ। कैप्टन प्रसाद आए तो बोल देना हम मेजर साहब के पास हैं। ओके सर, संतरी ने अदब से एड़ियां बजाकर कहा। एमुनिशन डंप के आगे छोटी सी पथरीली ढलवान सड़क थी जो बागीचे के गिर्द घूमती हुई क्वार्टर गार्ड रूम की तरफ चली गई थी। वहां मेरी जीप अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी थी। बादल और ज्यादा गहरे हो गए थे, लगता था बारिश होने वाली है। मैंने जीप में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उसे आहिस्ता से मोड़कर द्वारका फोर्ट के बड़े गेट की तरफ ले गया। गेट पर चेक पोस्ट थी, बैरियर डाउन था। दोनों जाने मिलिट्री पुलिस के संतरी खड़े थे। मुझे वो लोग शक्ल से पहचानते थे। वैसे भी मैं कैप्टन की वर्दी में था। मैंने जीप आहिस्ता कर दी। उन्होंने मुझे देखा और बैरियर उठा दिया। मैं द्वारका फोर्ट से बाहर था। बाहर आते ही मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दी। दिन की रोशनी बादलों की वजह से काफी कम हो गई थी। अब मुझे द्वारका के साहिल समंदर की तरफ जाना था जहाँ समंदरी चट्टानों में हमारा हाइड आउट था। ये इलाका गैराबाद था। मैं जीप को उड़ाए लिए जा रहा था। मेरी दाईं तरफ समंदर आ गया जहां दूर तक छोटी बड़ी चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। मैं अपनी निशानी वाली 2 झुकी हुई चट्टानों के करीब पहुंचा तो मैंने जीप समंदरी लहरों में डाल दी। जब समंदर की लहरें जीप के अंदर तक आने लगीं तो मैंने छलांग लगा दी और कमर तक पहुंचे हुए समंदर के पानी में से गुजरता अपने हाइड आउट की तरफ चलने लगा। जहां मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। मेरे हिसाब से मेरे लगाए हुए बमों के फटने में 20 मिनट बाकी रह गए थे। वो चट्टान करीब ही थी जिसके खो में हमने अपना हाइड आउट बना रखा था। मैंने अंदर जाते ही फौजी वर्दी उतार दी और अपना वही जोगियों वाला लिबास पहन लिया। मेरे पास 6 टाइम बम बच गए थे। वो प्लास्टिक के लिफाफे में थे। मैंने एक रुमाल में उन्हें लपेटा और रुमाल को अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। मैं चट्टान की खो से बाहर आकर चट्टान के ऊपर चढ़कर बैठ गया। ये जगह मैंने और करीम ने इसलिए चुनी थी कि यहाँ से द्वारका फोर्ट की दीवार दूर से नजर आती थी। मेरी निगाहें द्वारका फोर्ट की दीवार पर लगी थी। अगर मेरे लगाए हुए बम ठीक वक्त पर फट पड़े तो उस दीवार के परखचे उड़ने थे, क्योंकि मेरे कयाफे के मुताबिक ये दीवार किले के गोला बारूद वाले जखीरे की अकबी दीवार थी। सूरज बादलों के पीछे गुरूब हो रहा था। बादलों की स्याही शाम की स्याही में घुल मिल रही थी। बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई थी। समंदर की तरफ तेज हवा चल रही थी। मेरी नजर द्वारका फोर्ट की दीवार पर लगी थी जो आहिस्ता आहिस्ता शाम की स्याही में तहलील होने लगी थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। चमकती हुई सुइयों ने मुझे बताया कि अभी बमों के फटने में 7 मिनट बाकी हैं। ये 7 मिनट 7 दिनों के बराबर हो गए थे। मैं चट्टान के ऊपर बैठा बार बार पहलू बदल रहा था। 3 मिनट गुजर गए। 4 मिनट बाकी रह गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दिल में दुआ मांगी, या पाक परवरदिगार, तेरे दिन के नाम पर जिहाद करने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए जंग लड़ रहा हूँ, मेरी लाज रखना। वक्त पूरा हो गया था। मेरे लगाए हुए पहले दोनों बमों को अब ब्लास्ट हो जाना चाहिए था। उसके बाद लगाए हुए बमों में 15-20 सेकंड का वक्फा था। मैं पूरी आंखें खोलकर द्वारका फोर्ट की दीवार को देख रहा था जो रात के बढ़ते हुए अंधेरे और स्याह बादलों की तारीकी में अब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, मगर अब तक वहाँ गहरी खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मेरी मुट्ठियां अपने आप भिंच गई थी। धमाका नहीं हो रहा था। मुझसे कोई गलती हो गई थी। बम बनाने के फार्मूले में किसी चीज की कमी रह गई थी। मेरी सारी मेहनत, सारी जिद्दोजहद बेकार होकर रह गई थी। मेरी निगाहें इंतहाई मायूसी के आलम में बादलों की तारीकी और रात की स्याही में छुपी हुई द्वारका फोर्ट की दीवार की तरफ लगी थी। और मेरे दिल पर नाउमीदियों के साए मंडलाने लगे थे कि अचानक आसमान पर बादलों में रोशनी का गुबार सा चमक उठा। उसके बाद ऐसी गूंज की आवाज आई जैसे दूर किसी ने हैवी आर्टिलरी की तोप का फायर किया हो। साथ ही जिस चट्टान पर मैं बैठा था
था वो ऐसे हिली जैसे जलजले का झटका लगा हो। उसके बाद धमाके की एक और गूंज बुलंद हुई। रोशनी की जगह द्वारका फोर्ट की जानिब बादलों में शोले इस तरह बुलंद हुए जैसे वहां कोई आतिशफिशां फट पड़ा हो। फिर धमाकों पर धमाके होने लगे, बारी बारी आतिशफिशां फटने लगे। आसमान को सुर्ख, जर्द, सफेद और नीले रंग के शोलों ने रोशन कर दिया। धमाके इस कदर कयामत खेज थे कि इतनी दूर से कान फटते महसूस होने लगे। मैं चट्टान पर लेट गया और सर उठाकर द्वारका के फोर्ट को तकने लगा, जहां अब सिवाय आग के बुलंद होते नीले, सफेद, जर्द, सुर्ख शोलों के और सफेद और स्याह धुएं के और कुछ नहीं था। मैंने अपना सर सजदे में गिरा दिया। द्वारका फोर्ट के परखचे उड़ रहे थे। खुदा जाने वहां किस कदर ताकतवर गोला बारूद और बम थे कि हर धमाके पर एटम बम के धमाके का एहसास होता था। जमीन हिल रही थी, आसमान शोला बनकर सुर्ख हो गया था। धमाकों का सिलसिला 10-15 मिनट तक जारी था। उसके बाद शोले बदस्तूर होते रहे। मैं जल्दी से चट्टान से उतरा। कैप्टन हरिनाथ की फौजी वर्दी को चादर में लपेटकर समंदर की लहरों की तरफ उछाला और हाइड आउट में वापस आकर अपना छोटा बटवा, जिसमें कुछ रुपए थे, अपने साधुओं वाले लंबे कुर्ते की बगली जेब में डाला और चट्टानों के दरमियान से होता शहर की तरफ चल पड़ा। मैं द्वारका शहर को दूर से एक नजर देखना चाहता था। अपने साथी कमांडो और मास्टर स्पाई करीम के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक तो उसने मुझे अज खुद मिलने के लिए मना कर रखा था, दूसरे मुझे मालूम नहीं था कि वो द्वारका में किस जगह पर होगा। उसने मुझे यही कहा था कि वो खुद मुझसे मिलने हाइड आउट में आएगा। मैं समंदर से हटकर चलता हुआ सड़क पर आ गया जो द्वारका शहर की तरफ जाती थी। शहर द्वारका फोर्ट के शोलों से रोशन हो रहा था। आसमान पर आतिशबाजियां चल रही थीं। रॉकेट शू शू की आवाजों में चीखते चिल्लाते आसमान की तरफ बादलों को चीरते जा रहे थे। सड़क पर शहर की तरफ से एक ट्रक बड़ी तेजी से आया और गुजर गया। उसके बाद मोटर गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरने लगी। सड़क फटते और जलते हुए असलहे के जखीरे के शोलों में रोशन हो रही थी। मुझे गाड़ियों में घबराए हुए लोगों के खौफजदा चेहरे नजर आए। लोग शहर से भागे जा रहे थे। एक आदमी मोटरसाइकिल पर तेजी से आया। मेरे करीब से गुजरते हुए उसका इंजन खराब हो गया। वो बार बार पांव चलाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ है? वो घबराई हुई आवाज में बोला, शहर में जलजला आ गया है, हर तरफ आग लगी है, यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ, चारों तरफ गोले फट रहे हैं। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग गया। उसके बाद एक और आदमी बौखलाया हुआ दौड़ता चला आ रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो मेरे करीब से गुजरते हुए बोला, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, भाग जाओ बाबा, पाकिस्तानी फौज आ गई है। मैंने गहरा सांस लिया और खामोशी से वापस चल दिया। मैं समंदरी चट्टान की खो में आकर बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद मुझे किसी के पानी में चलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। आसमान पर जलते हुए द्वारका फोर्ट के शोलों की रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी थी। मैंने धुंधली रोशनी में एक इंसानी साए को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो साधुओं की तरह आवाज बुलंद करके पूछा, क्यों बाबा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब न दिया। चलता हुआ मेरे करीब आया तो वो हमारा अहमदाबाद वाला मास्टर स्पाई करीम भाई था। कहने लगा, अंदर आ जाओ। हम खो में आकर बैठ गए। उसने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दी और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। हमारा मिशन तवक्को से बढ़कर कामयाब रहा। मैंने उसे मुख्तसर तौर पर सारा वाकया सुनाया। करीम अपने साथ मेरे लिए लिफाफे में 2 रोटियां और आलू की भुजिया लाया था। मैं रोटी खाने लगा, वो उठकर बाहर गया। वापस आकर कहने लगा, एमुनेशन अभी तक फट रहा है। अंदर से बचे कुछ एमुनेशन के फटने की धमक मुझे भी सुनाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा कि मुझे कब तक यहाँ छुपे रहना होगा। करीम ने कुछ सोच कर कहा, तुम्हें कम से कम 2 दिन यहाँ गुजार कर अहमदाबाद गोकुलदास पांडे के घर जाना होगा। गोकुलदास पांडे अहमदाबाद में इंडिया की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया तंजीम रॉ के मकामी हेडक्वार्टर का चीफ था। करीम कह रहा था, इससे पहले हम मडघाट के स्टेशन पर कश्मीर के महाज पर जाने वाले गोला बारूद से लदी हुई ट्रेन उड़ा चुके हैं, जिस पर रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की इंक्वायरी शुरू हो गई थी। यकीनन मिस्टर पांडे के बंगले के बाहर सीक्रेट सर्विस के आदमियों की तादाद में इजाफा हो गया होगा। तुम कल वहां पहुंचे तो खुफिया पुलिस वालों को तुम पर शक पड़ सकता है। वो लोग पहले ही तुम्हारी नक्लो हरकत की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम 2-3 दिन के बाद जाओ। करीम का मशवरा सही था। मैंने उससे शहर की फजा के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, शहर में तो कयामत का समा है। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जहाजों ने बमबारी की है। लोग द्वारका छोड़कर अहमदाबाद की तरफ भाग रहे हैं। कुछ देर बातें करने के बाद करीम भाई चला गया। मैंने 3 दिन चट्टानों की हाइड आउट में गुजारे। करीम भाई दिन में किसी वक्त आकर मुझे खाने पीने को दे जाता। चौथे रोज वो आया और कहने लगा, अब तुम अहमदाबाद रवाना हो जाओ, मैं कल अहमदाबाद पहुंचूंगा। वहां पहुंचकर मुझे मेरे खुफिया नंबर पर भी हरगिज फोन न करना। रेलवे लाइन वाले खुफिया क्वार्टर की तरफ भी मत जाना। मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। हाँ, अगर किसी किस्म के हंगामी हालात पैदा हो गए तो मेरे खुफिया नंबर पर डायल करके सिर्फ 3 बार हेलो बोल देना। तुम्हारा पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं उसी रोज द्वारका से अहमदाबाद की तरफ रवाना हो गया। च्युइंगम की शक्ल में 6 टाइम बम प्लास्टिक के लिफाफे में मेरी कमर के गिर्द बंधे हुए थे।
मैं साधुओं वाले लंबे गेरुए कुर्ते और उसी रंग के खद्दर की धोती में मलबूस था। फर्क सिर्फ इतना पड़ गया था कि मेरे बाल पहले की तरह लंबे नहीं थे, क्योंकि मैंने कैप्टन हरिनाथ का रूप धारने से पहले फौजियों की तरह बाल कटवा लिए थे। इसका इलाज मैंने ये किया कि सर पर भी गेरुए रंग का रुमाल बांध लिया। 3 दिन बाद भी द्वारका शहर में खौफ व हिरास की फजा थी। रेलवे स्टेशन खाली खाली था। मैं दोपहर के 3 बजे अहमदाबाद पहुंचा। स्टेशन पर अंग्रेजी और गुजराती के अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाली। द्वारका फोर्ट की तबाही पर हर अखबार ने पुलिस और सिक्योरिटी के निजाम पर सख्त तनकीद की थी। किले की तबाही की तस्वीरें छपी हुई थीं। मैंने टैक्सी पकड़ी और रॉ के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ गोकुलदास पांडे के बंगले पर आ गया। खुफिया सर्विस वाले तो वहां पहले ही इधर उधर मौजूद थे, लेकिन अब बंगले के गेट पर एक संतरी भी पहरे पर खड़ा था। मैं अंदर जाने लगा तो उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे किससे मिलना है। मैंने साधुओं की तरह हाथ उठाकर कहा, हरिओम बच्चा, तुम यहाँ नए आए हो, अंदर जाकर खबर करो कि गुरुदेव सोमनाथ की यात्रा से वापस आ गए हैं। इस दौरान मिस्टर पांडे की इकलौती हसीन बेटी मीनाक्षी ऊपर वाली मंजिल के टेरिस पर आ गई थी। उसने मुझे देखा तो गार्ड से कहा, गुरुजी को आने दो। मैं बंगले में दाखिल हो गया। मीनाक्षी मेरे स्वागत को नीचे पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही बोली, गुरुजी, बड़ी विपता आन पड़ी है। पिताजी को दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया गया है, जहाँ पुलिस का सख्त पहरा लगा है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, वो क्यों भला, ऐसी कौन सी बात हो गई? मैं मीनाक्षी के साथ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर वाली मंजिल में अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो कहने लगी, आपको नहीं पता, द्वारका में फौज का जो एमुनिशन डंप था, कश्मीरी कमांडोज ने उसे उड़ा दिया है। वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। प्राइम मिनिस्टर ने खुद पिताजी को नई दिल्ली तलब कर लिया है। मैं अपने कमरे में सोफे पर बैठ गया। मीनाक्षी मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे घुटनों को पकड़कर आंखों में आंसू भरकर बोली, गुरुदेव, भगवान के लिए मेरे पिता को बचा लें, कहीं उन्हें सजा न हो जाए। सारा इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है कि उनकी गफलत की वजह से कश्मीरी कमांडोज को द्वारका फोर्ट तबाह करने का मौका मिला। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर तसल्ली देते हुए कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम्हारे पिता का बाल भी का नहीं होगा। मीनाक्षी मेरे घुटनों पर सर रखकर सिसकियां भरने लगी। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर अपने पास सोफे पर बिठा लिया और उसके शानों पर हाथ फेरने लगा। जब तुम्हारे गुरुजी इस घर में हैं तो तुम लोगों पर कोई आफत नहीं आएगी। मैं आज रात ही शिव जी महाराज का चिल्ला करता हूँ। मीनाक्षी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। गुरुजी, सिर्फ आप ही हमारे घर को तबाही से बचा सकते हैं। मैंने मीनाक्षी को कहा, जाओ मेरे लिए अपने हाथों से कॉफी बना कर लाओ। मीनाक्षी कॉफी तैयार करने नीचे अपने कमरे में चली गई। मैंने टेलीफोन में जो माइक्रोफोन लगा हुआ था, वो द्वारका मिशन पर जाते हुए अपने सिगरेट लाइटर वाले रेडियो ट्रांसमीटर के साथ दोनों को वजन करने की मशीन के अंदर छुपा दिया था। वजन करने वाली मशीन मेरे बाथरूम के बाहर होती थी, मगर अब किसी ने उसे उठाकर गुस्ल खाने के अंदर रख दिया था। मैं उठकर गुस्ल खाने में गया, दरवाजा अंदर से बंद किया और वजन करने वाली मशीन को नीचे से खोलने लगा। मैंने ये देखकर इत्मीनान का सांस लिया कि मेरा रेडियो ट्रांसमीटर और कमीज के बटन के साइज का माइक्रोफोन मशीन के अंदर ही मौजूद था। मैंने उसे वहीं रहने दिया, मशीन का ढकना लगाकर पेचकस दिए और मुंह धोकर बालों में कंघी फेरी, गेरुए रंग का रुमाल दोबारा सर पर बांधा और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ मीनाक्षी की आवाज आई, गुरुदेव, मैं आपके लिए कचौरियां बना रही हूँ, थोड़ी देर के लिए क्षमा कर दें। मैंने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं। दूसरी मंजिल वाले कमरे के टेरिस वाली शीशे की दीवार के पर्दे गिरे हुए थे। मैंने उठकर एक तरफ से जरा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। यहाँ से नीचे बंगले के गेट का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि गेट के सामने कुछ फासले पर जो दरख्तों का झुंड था, उसके नीचे लकड़ी के बेंच पर 2 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी उनके करीब खड़ा था। जो आदमी खड़ा था उसने एक निगाह बंगले की ऊपर वाली मंजिल की तरफ डाली, फिर अपने साथियों से कोई बात की और दरख्तों की दूसरी तरफ जो रास्ता बाहर सड़क की तरफ था, उस तरफ चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।